तो जो आईआर है, इंफ्रारेड या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पार्ट है कि देयर इज अ चेंज इन डायपोल मोमेंट। यहाँ पे डायपोल मोमेंट में चेंज होता है बच्चे, किसमें? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो पहले तो ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम आपको शो हो रहा है, ये वाला, ये जो डायग्राम ऐसे शो हो रहा है, दिस वन, ये डायग्राम आपके पास है, दिस इज, ये आपके पास डायग्राम मेंशन है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे ई एनर्जी ली है हमने, राइट? यहाँ पे आर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल आपके पास है, दिस इज योर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल बेटा ये आपके पास है, ठीक है? इस डायटोमिक मॉलिक्यूल में ये ए और बी आपस में कंबाइन है। इनकी ये अपनी एक एक्चुअल डिस्टेंस है स्टार्टिंग में, जो एक्चुअल में होनी चाहिए, इनकी वो बॉन्ड लेंथ है, एक्चुअल में जो होना चाहिए वो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे मीन्स ये ए ले लिया मैंने, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने लिया ये ए और ये लिया यहाँ पे बी। ये इनकी एक्चुअल डिस्टेंस है, ए और बी की स्टार्टिंग में एक्चुअल डिस्टेंस ये वाली, जहाँ थे स्टार्टिंग में। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम, आर इक्विलिब्रियम। अब बाई चांस इसमें हम स्ट्रेचिंग कर दें या एक्सपेंशन, देखो वाइब्रेशन में दोनों चीज होगी, पास में भी आएंगे, वाइब्रेट करेगा जब पार्टिकल तो वो क्लोज भी आएंगे और थोड़े से डिस्टेंस पे भी जाएंगे, ठीक है? तो अगर मैं उनकी स्ट्रेचिंग कर दूं, मान लीजिए मैं ए को यहीं पे रखा, मैं देखिए ए यहीं पे है, इसको मैं स्ट्रेच करके, पहले यहां तक था ये, इसको स्ट्रेच करके बच्चे मैं यहां तक ले गया, इसकी स्ट्रेचिंग कर दी मैंने, ठीक है? स्ट्रेच कर दिया। तो या फिर देखो स्ट्रेच किया, जैसे पहले एनर्जी ये थी, पहले ये एनर्जी थी ये वाली मिनिमम एनर्जी, क्योंकि जहां पे मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में होता है वहां पे स्टेबल होता है, और जहां पे स्टेबल होता है बच्चों वहां पे एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। वहां पे एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी आपकी मिनिमम थी स्टार्टिंग में। जैसे ही हमने इसकी स्ट्रेचिंग कराई, ए को यहाँ, बी को मैं यहाँ ले गया, देखिए धीरे धीरे एनर्जी भी इंक्रीज होते होते यहाँ पहुंच के इंक्रीज होते होते, या मैं अपोजिट कर दूं, ए यहीं पे है, बी पहले था यहाँ पे, अब मैं बी को धीरे 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 कंप्रेस करके इस पोजीशन पे ले गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, पहले एनर्जी ये थी, इस साइड भी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। यहाँ पर भी एनर्जी आपकी बढ़ गई। तो आप चाहे बच्चों स्ट्रेचिंग या एक्सपेंशन करो या कंप्रेशन करो, मींस इनको पास पास ले आओ ज्यादा, दोनों ही केस में एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्या ये पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? जब हम वाइब्रेशन होता है तो मॉलिक्यूल पास में भी आएंगे, दूर दूर भी जाएंगे। जब दूर जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं, तो स्ट्रेचिंग या एक्सपेंशन बोलते हैं गाइस उसको। और जब पास पास आते हैं, कंप्रेशन होता है। तो दोनों ही केस में एक्सपेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, दोनों ही केस में आपका क्या हो रहा है बच्चे? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों आपको? हाँ जी सर बच्चे। एनर्जी इंक्रीज यस सर। कैसे हो रही है दोनों केसेस में? देखो बेटा ये दिखा रहा ना यहाँ पे कर्व से, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम थी स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर एनर्जी क्या थी? मिनिमम थी बेटा, देखिए ध्यान से। ये जो एनर्जी का कर्व मैंने दिखाया था यहाँ पे, इसको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ मैं पूरे ग्राफ को। जब तक समझना है आगे चलने की जरूरत नहीं है, अच्छे से क्लियर करो तभी आगे चलो। देखिए मैं इसको अलग से भी बता देता हूँ एक पेज पे, लीजिए एक अलग से पेज पे बता देता हूँ इसको, आप अलग से भी ड्रॉ कर देते हैं इसको, ये लीजिए। आपके पास ये कर्व कुछ इस टाइप से कर्व थी आपके पास, ये आपके पास कर्व है कुछ इस टाइप से, देखिए लाइक दैट। ये इस साइड हमने ली एनर्जी, राइट, इस साइड ली डिस्टेंस। उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, जो आर क्या है, उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए आपके पास ये कर्व है, दिस इज योर कर्व, ये इनकी है बीच में, ये बीच में आपके पास है क्या? दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, आर इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ए आपका यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, ए और बी ये लिया आपने, ए ये लिया बी। जब एक्चुअल में उनकी बॉन्ड लेंथ थी तो यहाँ पे थी। जब उनको मैंने एक्सटेंड किया, मींस इस डिस्टेंस को बढ़ाया मैंने, इस डिस्टेंस को देखो, अब यहाँ पे एनर्जी क्या आपकी एट इक्विलिब्रियम मिनिमम होती है। यहाँ पे देखो ये एनर्जी कर्व है, ये एनर्जी ऊपर की तरफ क्या हो रही है? एनर्जी ये ऊपर की तरफ एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। या नीचे की तरफ क्या हो रही है? डिक्रीज, मिनिमम होगी। फिर इस साइड क्या हो रही है? इंक्रीज। नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगी? मिनिमम। ये यहाँ पर आर इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे स्टेबल सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है, और एनर्जी उसकी क्या होती है बच्चे? एनर्जी विल बी मिनिमम।
एनर्जी विल बी मिनिमम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्लियर बेटा यहां तक पॉइंट? ये बच्चे क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके। अब मैंने इस ए को स्ट्रेच कर दिया, पकड़ के खींचा इसको, बी को मैं यहां तक ले गया ऐसे। ये तो होगी इसकी आर, ये तो होगी आर, पहले आर थी डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ये तो होगी इसकी अब आर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से लेके यहां तक, ये अब आर है। अब ये बताइए एनर्जी क्या है इसकी? पहले एनर्जी थी ये, अब एनर्जी क्या होगी? देखो बढ़ती हुई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एनर्जी इसकी यहाँ पे पहुंच गई ना, देखो हाँ जी सर। एनर्जी इंक्रीज होगी, देख रहे हैं आप सामने? तो करो में प्लॉट करते कि एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर इनको मैं कंप्रेस कर दूं, मान लीजिए ए को मेरे यहां रखा, बी पहले यहाँ पे था इक्विलिब्रियम पे, मैं बी को यहाँ की बजाय मान लीजिए कहीं और ले गया, यहाँ पे ले गया, इस पॉइंट पे ले गया मान लीजिए यहाँ पे नजदीक, तो कंप्रेस करके यहाँ ले गया, तो यहाँ पर भी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। देखिए ये एनर्जी क्या होगी? पहले एनर्जी ये थी, अब एनर्जी क्या है? ये। तो आप उसको स्ट्रेच करो, या तो उसकी स्ट्रेचिंग करो बच्चे, या उसमें क्या करो? एक्सपेंशन करो। दोनों ही केसेस में बच्चे हमारे पास, दोनों ही केसेस में क्या हो रही है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी उनकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए एक रबर है बेटा, रबर है कोई भी, उसको मैं जब ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको मैं बहुत ज्यादा खींच दूं या बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दूं, जब कोई चीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं होती, जब ओरिजिनल पोजीशन में नहीं होती तो वो अनस्टेबल होती है। और सबको पता है जब कोई चीज अनस्टेबल होती है केमिस्ट्री की टर्म में, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो इंक्रीज जाती हो है। जाती है। हाँ जी तो सर। आप इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कभी आप इसको दूर लेके जा रहे हैं, कभी उसको आप पास लेके आ रहे हैं, उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ हो रही है अगर, तो आप बोलेंगे सर एनर्जी भी चेंज होगी, अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्या ये पॉइंट समझ आया बच्चे? समझ आए यस बच्चे? सर। हाँ ठीक। जी सर। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए देखिए, तो इस पॉइंट पे पहले मैंने यही बताया कि भाई जब डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एक्चुअल पोजीशन ये थी, उसमें चाहे आप एक्सपेंशन कर दो, या पास ले आओ, स्ट्रेचिंग कर दो, या फिर कंप्रेशन करो, दोनों ही केस में, इन बोथ केसेस, इन बोथ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, द एनर्जी विल इंक्रीज। एनर्जी क्या होती है बेटा? इंक्रीज। अब कोई, आपको पता है फिजिक्स में भी करते हैं, मान लीजिए कोई चीज एक्चुअल में यहाँ पे थी, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, आप उसको ऐसे लेके कंप्रेस करके आपने स्ट्रेच करके यहां तक ले आया, तो ये ऑब्जेक्ट चाहेगा, अब यहाँ पे ये अनस्टेबल है, कैसा है? यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी के साथ एनर्जी इंक्रीज हुई, और यहाँ पे ये कैसा है? अनस्टेबल है। तो ये चाहेगा दोबारा मैं यहीं पे आ जाऊं, तो उसमें एक फोर्स काम करता है, जिस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। आई थिंक आपको पढ़ा होगा फिजिक्स में, याद आ रहा होगा आपको, हाँ जो जी सर। ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना चाहता है ताकि वो दोबारा से मिनिमम एनर्जी के साथ क्या हो जाए बेटा? स्टेबल हो जाए। तो वो कौन सा था? हुक्स लॉ। फिजिक्स में करते थे हम, क्या अप्लाई करते थे? हुक्स लॉ। तो हमने हुक्स लॉ यहाँ पे अप्लाई किया। देखिए हुक्स लॉ में क्या है कि जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल होता है बेटा। देखिए मान लीजिए ये आर है, ये ओरिजिनल उसकी आर इक्विलिब्रियम थी जहां पे होना चाहिए था, आप उसको स्ट्रेच करके यहां से स्ट्रेच करके आप यहां ले गए, ये होगी ये आर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाली आर और ये आर इक्विलिब्रियम जो ये थी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर इक्विलिब्रियम, इसको नाम देंगे, जो ये वाले डिस्टेंस है, जो ये वाले डिस्टेंस, ये है आपकी एक्स। इस पे डिपेंड करता है वो रिस्टोरिंग फोर्स, मींस आपने एक्चुअल से डिस्प्लेसमेंट कितनी की है, उस पे डिपेंड करेगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और एक्स यहाँ पे क्या होता है? आर माइनस आर इक्विलिब्रियम। क्लियर बेटा पॉइंट? ये बात समझ में आई? इज दैट ओके? हाँ जी सर। एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ पे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? के एक्स। के एक्स, के आपका कांस्टेंट है यहाँ पे, तो के इज इक्वल टू एक्स किसी का पुट किया मैंने? आर माइनस आर इक्विलिब्रियम। और बच्चों ये जो ई ली है मैंने साइड में, जो ग्राफ में प्लॉट किया था साइड में जो ई लिया है, ये ई एक्चुअल में क्या है? इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी। ई क्या है इसकी? ई से शो कर दो, या कुछ बुक्स में, कुछ टीचर्स लेक्चर में, या आप अलग अलग वीडियो लेक्चर देखते हैं, वहां पे ई की बजाय वी भी यूज किया होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या होती है? 1/2 के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 के एक्स क्या है? R minus R equilibrium. What is R? R is the distance after stretching or
कंप्रेशन, जो कंप्रेशन या स्ट्रेच करने के बाद जो आर है माइनस आर इक्विलिब्रियम, हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इस पूरे पेज पे समझने वाली बात क्या थी? पहली बात तो समझने वाली बात यही थी कि जब वाइब्रेशन होता है वहां पे एनर्जी चेंज होती रहती है। जब वो स्ट्रेच करता है, कभी पास आते हैं मॉलिक्यूल, कभी दूर जाते हैं, वो एनर्जी एक तो चेंज होती रहती है बच्चों। पहला पॉइंट तो ये हो गया पढ़ने वाला। सेकंड हमारा मेन पॉइंट है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का और रिस्टोरिंग फोर्स का। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बच्चे यहाँ तक क्लियर है या दोबारा रिपीट करूँ? सर माना मत, चाहे 2 बार 3 बार रिपीट करा लेना, आपको आना चाहिए बेटा। ये मत सोचना कि सर को मैंने 1 बार पूछ लिया 2 बार, अब सर क्या सोचेंगे? भाई सर को जो सोचना सोचने दो, आप अपना काम करो। हाँ जी बेटा, बात समझ आई यहाँ तक? Yes, sir. Okay. ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो जैसे हमारे पास वहाँ था रोटेशन वाले में हम वर्ड यूज़ करते थे जे। एनर्जी लेवल के लिए क्या वर्ड यूज़ करते थे? जे 0, 1, 2, 3, ठीक है? एनर्जी लेवल या क्वांटम नंबर बोलते थे इनको वहाँ पे, किसमें? रोटेशन वाले केस में। अब बात हो रही है वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन में हम यूज़ करेंगे वी। जैसे वी की वैल्यू 0 है, वी की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 2 है, वी की वैल्यू 3 है। वी जब 0 है मीन्स पहले लेवल में एनर्जी क्या है? ई नॉट। वी जब 1 है, फर्स्ट लेवल में एनर्जी E1, V2 है एनर्जी 2, V3 है एनर्जी 3, और जो सबसे लोअर लेवल पे जो एनर्जी होती है, ये वाली एनर्जी व्हेन V इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 एनर्जी लेवल। या इसको कहने को तो एक टाइप से फर्स्ट एनर्जी लेवल ही होता है ये एनर्जी लेवल 0 है, तो इस टाइम जो ये एनर्जी होती है बच्चों ई नॉट, इसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? 0 पॉइंट एनर्जी। क्लियर पॉइंट ये? जो वैल्यू जो मिनिमम होती है यहाँ पे, ये वाली बिल्कुल नीचे वैल्यू मिनिमम, यहाँ पे जो वैल्यू लेते हैं जैसे v इज इक्वल टू 0 लिया स्टार्टिंग में, यहाँ पे जो एनर्जी ई नोट है, दिस इज 0 पॉइंट एनर्जी। तो ये पता होना चाहिए आपको कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, कई बार पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे, छोटे-छोटे पॉइंट जरूर पूछे जाते हैं। अब देखो वहां पे एनर्जी का फॉर्मूला हम करते थे b इंटू जे प्लस 1, ऐसे कुछ फॉर्मूला करते थे E का, लाइक दैट कुछ फॉर्मूला था। तो यहाँ पे E का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज रहेगा रोटेशन से। तो E का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे? देखिए E का फॉर्मूला आपका है, बड़े ध्यान से सुनना, एक-एक पॉइंट बड़े आराम से बता रहा हूँ। लगे स्पीड है, कोई दिक्कत है, समझ नहीं आया, तो भाई मुँह आपके पास है, उसी टाइम बोल देना सर बताइए। तो E आपके पास पहली बात तो ये एनर्जी है जूल की टर्म में, ये V है, V आपको पता लगेगा क्या है, V इज द एनर्जी लेवल 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके एनर्जी लेवल है, प्लस 1/2 यहाँ पे लिखा मैंने H जो ये वाला बच्चे, ये वाला H देखो, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो H न्यू ऐसे लिख सकता हूँ। बट जब वाइब्रेशन का केस आता है, न्यू की जगह वो क्या वर्ड यूज करते हैं? ओमेगा। और ओमेगा यू नो वेरी वेल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, सबको पता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो वो म्यू की जगह, वैसे एच म्यू होता है ये, बट म्यू की जगह क्या यूज कर रहे हैं? जब वाइब्रेशन होती है यहाँ पे तो ओमेगा यूज कर दिया, एच ओमेगा। ये ओमेगा क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी, इसमें हर्ट्ज में या सेकंड इनवर्स में। एच क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिट क्या? जूल सेकंड। अब देखो ये जूल सेकंड और ये सेकंड इनवर्स, यहाँ पे सेकंड 1/2 कैंसिल होके क्या आ जाएगी? एनर्जी की यूनिट क्या बन जाएगी? जूल। और जो ये है वी को बोलते हैं वाइब्रेशनल लेवल या डिफरेंट एनर्जी लेवल जो आपके पास है, जहाँ पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं। ये 0 एनर्जी लेवल है वाइब्रेटिंग, ये फर्स्ट वाइब्रेशन है, सेकंड वाइब्रेशन लेवल है, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन की बात हो रही है। तो क्या ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? ये यूनिट जूल है इसकी बच्चों, ठीक है? Yes, sir. अब आपको पहले पता है जूल को अगर मुझे सेकंड इनवर्स में चेंज करना हो, तो जूल को सेकंड इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे बच्चों? किससे डिवाइड किया था Divide हमने? by HC. वेरी Actually, गुड। जो हमारी एक क्वांटा की वैल्यू होती है उस क्वांटा की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों, चेंज करने के बाद डिवाइड बाय HC। जो डिवाइड करके देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे अब E डैश। जो डिवाइड करने के बाद आई, ये E था, E को HC से डिवाइड किया, V प्लस 1/2, यहाँ पे H ओमेगा बाय HC, H से H कैंसिल हो गया, तो ये ओमेगा बाय C, इसको ऐसे लिखते हैं ओमेगा बाय C, को लिख देते हैं ओमेगा E बार, इसको ऐसे लिखा जाता है ओमेगा बाय C को, दिस इज ओमेगा E बार। तो V प्लस 1/2 ओमेगा E बार क्या है यहाँ पे? ओमेगा बाय C बच्चों, याद रखना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। इसको चाहे तो एज इट इज, कुछ बुक्स में इसको एज इट इज भी छोड़ा होता है, कुछ बुक्स में इसको चेंज करके भी दिया होता है ओमेगा ई बार। क्लियर है बच्चों पॉइंट ये? अब देखो
ध्यान से। अब क्या आपके पास एक्चुअल फॉर्मूला काम का ये बना है, ये एक फॉर्मूला था, ये भी यूज कर सकते हो, बट सेंटीमीटर इनवर्स वाला फॉर्मूला मोस्टली ज्यादा यूज किया जाता है। तो आपका फॉर्मूला बन गया एक। मैं ये बार बार चीजें क्यों लिख रहा हूँ, बार बार क्यों बोलता रहता हूँ, ताकि थोड़ा सा याद हो जाए। 1/2 ये तो आपके पास है ही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओमेगा e की पावर बार। ये आपके पास बन गया फॉर्मूला। इज दैट ओके गाइस, क्लियर पॉइंट ये। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अब आपके पास, अगर आपके पास v की वैल्यू, ये आपके पास स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, v की वैल्यू जहां 0 है, तो ई नोट क्या हो गया, जब वैल्यू पुट करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, जब वैल्यू पुट करेंगे v की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट की, तो 1/2 इंटू ओमेगा ई। जब 1 पुट करेंगे 3/2, 2 पुट करेंगे 5/2, मीन्स हम क्या कर रहे हैं इसमें, 1/2, 3/2, 5/2, 2 तो नीचे एज इट इज है, यहाँ पे क्या ऐड किए जा रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, 1 2 5, फिर अगले में क्या आ जाएगा, v3 करना चाहो अगर, e3 क्या बन जाएगा, 7/2 इंटू ओमेगा ई की पावर, ये आ जाएगा। मीन्स अगर आपके पास ई डैश है, ई डैश और ई में डिफरेंस निकालना चाहे, तो ये चीज याद रखना है, 0 पॉइंट एनर्जी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 पॉइंट एनर्जी, तो वैल्यू 0 पॉइंट एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, ई नोट इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा ई की पावर बार, ये वाला। या फिर सिंपली ऐसे भी लिखा होता है कुछ बुक्स में, कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहा हूं, ओमेगा ई को क्या लिखा होता है, ओमेगा बाय सी। इज दैट ओके गाइस, क्लियर है पॉइंट ये। हाँ जी सर। ये 0 पॉइंट एनर्जी कई बार बोलते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द 0 पॉइंट एनर्जी। अब आपके पास एक तो ई डैश है, एक नॉर्मली ई है, ये वाली ई डैश है, ठीक है, एक आपके पास नॉर्मली हमारे पास ई का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ई डैश माइनस ई अगर हम करते हैं, ई डैश माइनस ई, वैसे यहाँ पे क्या है, हायर और लोअर एनर्जी के बीच का डिफरेंस, डेल्टा ई, डेल्टा ई, E1 माइनस दिस। अब ये 3/2 था, माइनस 1/2, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा ई, ओमेगा ई। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल क्या आ रहा है यहाँ पे, ओमेगा ई की पावर बार। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो अभी तक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आए, एक तो ये पूछ सकते हैं जीरो एनर्जी लेवल वाला फॉर्मूला, जीरो एनर्जी वाला, जीरो एनर्जी पॉइंट का फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे, अब बोलेंगे सर उसका फॉर्मूला एनर्जी का क्या आएगा, 1/2 ओमेगा ई, ये वाला आ गया, ठीक है। और आपका जब जीरो से ये फर्स्ट में जाता है, जीरो से फर्स्ट में जाएगा या फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, मीन 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा बार ई। किसी में देख लो, देखो आप इन दोनों में देखोगे, इन दोनों में भी क्या वही आएगी, इन दोनों में देखोगे तो इनमें भी वही आएगी, इसमें देखोगे तो भी वही आएगी, क्या आएगी आपकी वैल्यू, ओमेगा बार ई। दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं। अच्छा वहां पे सिलेक्शन रूल क्या था, डेल्टा जे इज इक्वल टू रोटेशन में +-1, यहाँ पे डेल्टा जे की बजाय क्या यूज कर रहे हैं, वाइब्रेशनल लेवल, डेल्टा वी। तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, +-1, इसमें भी क्या होगा, उसमें डेल्टा जे था, और यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ बच्चे, डेल्टा वी। आई होप क्लियर है पॉइंट ये, बात समझ आए बच्चे। यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास था, ये आपके पास कर्व थी, दिस वन इज योर कर्व, इसमें हमने एक्सप्लेन किया इसको, आईआर या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूजिंग हार्मोनिक ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन यूज किया इसमें, हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब जो मैं आगे बताने वाला हूं, दिस इज एन हार्मोनिक ऑसिलेशन। अच्छा फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, क्या क्या पॉइंट पढ़े आपने अभी तक इसमें, हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या क्या पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट तो यही पढ़ा भाई, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई जब एनर्जी लेवल ई जो सबसे लोअर होता है उसको 0 पॉइंट एनर्जी लेवल बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, 1/2 ओमेगा ई, ये फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा हमने। वैसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस 1/2 इंटू ओमेगा ई की पावर बार। इज दैट ओके गाइस, ये सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये ई नोट का वैल्यू का फॉर्मूला है। और हमने एक पढ़ा इसमें सिलेक्शन रूल क्या होगा, डेल्टा वी +-1 होगा। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ये सेंटीमीटर इनवर्स में था फॉर्मूला, याद रखना, इन सेंटीमीटर इनवर्स। इज दैट ओके गाइस, दो तीन चीजें हमने पढ़ी है, इनको याद रखना है। और डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा ई, डिफरेंस क्या रहेगा हमेशा, क्या रहेगा डिफरेंस, दिस ओमेगा ई, ओमेगा ए की पावर बार, ठीक है बेटा। ये डिफरेंस, ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो पढ़ने वाले हैं, जो नोट करने वाले, जब आप पढ़ेंगे इनको माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूं, देखिए
नेक्स्ट आपके पास है एनहार्मोनिक ऑसिलेशन या एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, ये इसकी स्पेलिंग ठीक है, HA आएगा यहाँ पे, एनहार्मोनिक ऑसिलेशन या एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो बच्चे इसमें है क्या, ध्यान से सुनना, इसको बड़े ध्यान से समझना। पहले मैं आपको इसको अलग से बता रहा हूं करके, फिर इसको इस ग्राफ से बता दूंगा। देखिए क्या क्या पॉइंट है। मैं नीचे जाता हूं, एक बार नीचे मूव ऑन करता हूं मैं, उसको देखिए नीचे जाके, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए प्लीज। यहीं पे डिस्कस करता हूं इसको। पहले मैं इसको एक बार बताता हूं इसी ग्राफ में। जो ये ग्राफ था हमारे पास किसके बीच में, E के बीच में और R के बीच में, R और E के बीच में ग्राफ था हमारे पास। होल्ड फॉर अ मिनट प्लीज। उसमें मैं थोड़ा सा मैशअप नहीं करना चाहता पेज पे, तो PDF मैंने बनाई हुई है। देखिए उसमें क्या है, E और R में ही ग्राफ आएगा। बच्चों एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, और बच्चों ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है भाई स्पेक्ट्रो बहुत डीप है, इसमें ध्यान से पढ़ना है, बट वो वाले पॉइंट जरूर कवर करवा रहा हूं मैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए अब आपके पास ये था E कौन सी एनर्जी बच्चों, काइनेटिक या पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है, Potential. E पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, 1/2 kx square. वेरी गुड, ये था। इस साइड हमने लिया R, उसमें कुछ इस टाइप से हो रहा था, किसमें, हार्मोनिक जो पहले वाला डिस्कस हमने हार्मोनिक वाला। तो अब इसमें क्या होता है, एन हार्मोनिक ऑसिलेशन में ये ग्राफ ऐसे नहीं जाता स्ट्रेट, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चों, ये ऐसे रहता है। देखिए ध्यान से, ये कुछ इस टाइप से स्टार्ट होता है, यहां जाएगा और यहां जाके ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट ये मीन्स वो वाला कुछ ऐसे जा रहा था, अगर कुछ ऐसे जा रहा था, ये थोड़ी सी कर्व ऐसे बनेगी, तो ये वाला थोड़ा सा ऐसे मूव हो गया। क्लियर पॉइंट, तो ऊपर ग्राफ में भी दिखा देता हूं मैं, देखिए ये कुछ इस टाइप से ये मूव कर गया। देखिए ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये तो V0 V1 V2 V3 ऐसे चलता रहेगा, ये एनर्जी है, और इसको बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल। इस ग्राफ का नाम क्या बच्चों, मोर्स पोटेंशियल। और जब देखो यहां जाके एक टाइप से ये कह सकते हो, यहां से यहां तक ये जाके क्या हो जाएगा, इसको ये डेप्थ है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं DE, डेप्थ ऑफ मोर्स पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। यहां जाके देखो, अब बच्चों आपको एक चीज बताता हूं, वैसे ओसिलेशन में ये बोलते हैं हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं, तो क्या ईमानदारी से बताइए, क्या एक इलास्टिक किसी को खींचने की या स्ट्रेच करने की, एक्सटेंड करने की कोई तो लिमिट होती होगी ना, या कोई Yes, लिमिट ही sir. नहीं है। एक लिमिट के बाद तो ब्रेक हो जाएगा, और ये जो जहां ब्रेक हो गया, जहां पे टूटा, इसको जो यहाँ पे ये जो पॉइंट आया, ये यहां से लेके यहां तक, पहली बात तो इसको बोलते हैं जो ये एनर्जी आएगी, जितनी भी एनर्जी है ये DE, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ मोर्स पोटेंशियल। DE क्या है, जो ये एनर्जी यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी, ये वाली, ये जो एनर्जी को बोलते हैं डेप्थ ऑफ मोर्स पोटेंशियल, या डिसोसिएशन एनर्जी भी इसको बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में बात करूं बेटा मैं, एक्चुअल में बिल्कुल सुनो, अब हर मॉलिक्यूल के पास स्टार्टिंग में एनर्जी होती है या नहीं होती, हर मॉलिक्यूल के पास स्टार्टिंग में एनर्जी होती है या नहीं होती, होती है सर। एक्चुअल में देखा जाए ना, स्टार्टिंग में इसके पास ही अपनी एनर्जी थी, यहाँ पे ये अपनी एनर्जी थी इसके पास ही, यहाँ ये देखो V0, जीरो लेवल पे भी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थी, ये एनर्जी तो थी, कितनी और देनी पड़ी ताकि ये ब्रेक हो जाए, ये वाली। तो एक्चुअल में जो DE है टोटल डेप्थ में से, मैं इसको माइनस कर रहा हूं इस वाली वैल्यू को, तो ये आपके पास DO आई, एक्चुअली ये कौन सी है, ये वाली ZPE का मतलब जीरो पॉइंट एनर्जी। ये स्टार्टिंग में इसके पास कुछ ना कुछ 0 पॉइंट एनर्जी थी स्टार्टिंग में, आपने ऊपर इतनी ये एनर्जी और देंगे तब जाके क्या आएगा, डिसोसिएशन एनर्जी आएगी। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस डिसोसिएशन एनर्जी क्या बनेगी, एक्चुअली ये डेप्थ ये वाली DE माइनस जीरो पोटेंशियल एनर्जी, DE माइनस, और जीरो पोटेंशियल एनर्जी पहले बता चुका हूं मैं क्या था, 1/2 ओमेगा E, 1/2 ओमेगा E। तो ये क्या बनेगी बच्चों, दिस इज योर डिसोसिएशन एनर्जी। बात समझ में आई बच्चे, क्लियर है पॉइंट ये। यस सर। और जो DE की वैल्यू होती है बेटा, यहाँ पे जो DE की वैल्यू होती है, DE की वैल्यू फिक्स होती है ओमेगा E अपॉन 4XE, ये बताऊंगा आगे चल के इसको डिटेल में भी, ओमेगा E अपॉन 4XE। यहाँ पे जो XE है इट इज एन हार्मोनिक कांस्टेंट। अच्छा XE की वैल्यू क्या होगी, या तो ये वैल्यू आपको गिवन होगी,
अगर नहीं भी गिवन है इसकी वैल्यू आप यूनिटी यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे बच्चों। इस ग्राफ में 2 चीजें बताई मैंने। पहला पॉइंट ये आपके पास पूछ लेते हैं कि मोर्स पोटेंशियल क्या होता है। ये कर्व को ही बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल। कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड आर फॉर द एनहार्मोनिक ऑसिलेटर इज नोन एज मोर्स पोटेंशियल। फिर आपके पास आता है डेप्थ ऑफ मोर्स पोटेंशियल क्या होती है, ये वाली वैल्यू। दिस एनर्जी इज नोन एज डेप्थ ऑफ मोर्स पोटेंशियल। डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, आप डेप्थ में से जो डेप्थ ऑफ ई है इसमें से 0 एनर्जी लेवल माइनस कर दीजिए, आपके पास जो वैल्यू और देनी पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा, दैट विल बी डिसोसिएशन एनर्जी। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा ग्राफ में, या दोबारा बताओ? क्लियर है सर। ठीक है, कौन से वाला क्लियर? बिल्कुल साफ है, कुछ समझ में नहीं आया? वो वाला क्लियर तो नहीं है? देखिए, हाँ सर। ओके, अब XE क्या है? एन हार्मोनिक कांस्टेंट है बेटा। XE आपका पास है एन हार्मोनिक कांस्टेंट। अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का फॉर्मूला था ये वाला, V + 1/2 ओमेगा E। अब जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये तो रहेगा एज इट इज एग्जैक्ट, माइनस V प्लस स्क्वायर कर देंगे इसका, V + 1 का स्क्वायर, और ओमेगा E के साथ यहाँ पे आ जाएगा XE। मैं अभी बता चुका हूँ, ये तो आपको दे देते हैं ओमेगा E की वैल्यू, बट XE गिवन है तो ठीक है, वरना XE की वैल्यू नोट गिवन अगर आपको नहीं, टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, इसको 1 यूज किया जाता है बच्चे, ये ध्यान रखना। इज दैट ओके गाइस? क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। Yes. तो ये फॉर्मूला बन गया। देखो अब 2-3 बार फॉर्मूले लिखेंगे ना, 2-3 बार में फॉर्मूले याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास फॉर्मूला क्या था? पहले क्या था? V + 1/2 ओमेगा E, ये था। इसमें क्या और कर देना है? माइनस ये एज इट इज 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ बाहर क्या आएगा? ओमेगा E के साथ आ जाएगा XE। ये है एन हार्मोनिक कांस्टेंट। दिस इज ए एन हार्मोनिक कांस्टेंट। या तो हमें गिवन है न्यूमेरिकल्स में, नहीं गिवन है तो इसकी वैल्यू यूनिटी यूज की जाती है। ठीक है, इज दैट ओके गाइस? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास ग्राफ पहले दिखाया था, मैंने शो किया था। ये डिफरेंट V0, 2, 3 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। कौन से हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल? तो ये E का फॉर्मूला हमारे पास ये है, दिस इज योर E, तो मैंने अभी भी फॉर्मूला लिखा था। किसकी एनर्जी बच्चों? एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की ये एनर्जी है। XC क्या है यहाँ पे? एनहार्मोनिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी है, ठीक है, वरना यूनिटी यूज करते हैं हम। तो ये बार है, माइनस मत समझना यहाँ पे, ये है। अब V, मैंने बोला V को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे V को 0, 1, 2, 3 ऐसे इंक्रीज करेंगे, गैप बिटवीन एनर्जी लेवल डिक्रीजेस। तो ध्यान रखना है, इनके बीच में गैप जो होता है एनर्जी लेवल के बीच में क्या होता है? डिक्रीज। तो एनर्जी लेवल होते हैं इनके बीच में गैप क्या होता जाता है? कम हो जाता है। बच्चों 2 चीजें कम होती है, एक तो इनके बीच में गैप कम होता है, ये चीज याद रखना। जैसे जैसे हम V की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपका गैप कम होता जाएगा, पहली बात। तो सेकंड, इसमें जो V0 लेवल होता है यहाँ पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मींस यहाँ पे जो पॉपुलेशन वैल्यू होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है इनिशियल लेवल पे। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल क्या हो जाते हैं बेटा? कम। ये हमने रोटेशन में ही पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि जो लोअर लेवल है, स्टार्टिंग वाला है, वहां पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि लोअर लेवल पे एनर्जी कम होती है, और एनर्जी कम होगी तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल स्टेबल रहते हैं वहां पे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, इसको हमने पॉपुलेशन डेंसिटी नाम दिया था। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, अगर मैं E' और E0 में डिफरेंस निकालूं, मींस आपको V0 से मान लीजिए V1 में मूव करना है, 0 एनर्जी वाइब्रेशन लेवल से इस वाले में मूव करना है। जैसे डेल्टा E पीछे भी निकाला था हमने, तो डेल्टा E पीछे क्या आया था? दोबारा बार बार पूछ रहा हूं मैं, उसमें डेल्टा E क्या आया था बताइए? क्या था? 1/2. ओमेगा E डिफरेंस, ये हाँ आया जी था सर। ना? Yes, sir. ठीक है, यहाँ डेल्टा E निकाल रहे हैं। देखिए, तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करनी है। जब E1 की बात कर रहे हैं, E1 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे E2 है, 0 पॉइंट एनर्जी, ये बनेगा E1। तो V की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो पुट कर दिया फॉर्मूले में, इसमें 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे, और उसमें दूसरे वाले में 0 पुट करेंगे। तो ओवरऑल वैल्यू सोल्व करने के बाद आएगी आपकी, सारा सोल्व करके डेल्टा E इक्वल टू ओमेगा E, साथ में लिख दिया 1 - 2XE। इसको बोलते हैं जो बिल्कुल 0 से 1 में जा रहा है बेटा, 0 से 1 में जा रहा है, इसको बोलेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? फंडामेंटल वाइब्रेशन। इज दैट ओके गाइस? बात समझ आई?
जो सबसे लोअर 0 से 1 में भेजना है उसमें डेल्टा ई क्या आएगा, ओमेगा ई, ये तो उसमें भी था, साथ में 1 माइनस 2x ई, ये लग जाएगा फॉर्मूले में, और इसको बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशनल लेवल भी बोल देते हैं कई बार। अच्छा, जैसे मैंने ये बोल दिया भाई, जो एन हार्मोनिक के लिए सिलेक्शन रूल है डेल्टा वी प्लस माइनस 1, राइट, ये तो पता ही है। लेकिन ये जैसे 0 से 1 में गया है, वैसे ये 1 से 2 में भी जा सकता है, ठीक है, 2 से 3 में भी जा सकता है, और बहुत ज्यादा ही अगर एनर्जी उसको मिल जाए तो वो थोड़ा सा और भी हो सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ये सब पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बनती है। लेकिन 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 इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इन पॉसिबिलिटीज को। जनरली हम देखो, पॉसिबिलिटी है, अगर आपको पूछे क्या पॉसिबिलिटी है, जी हाँ बिल्कुल है, बट इनको हम पॉसिबिलिटीज को जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जब वो हायर एनर्जी लेवल में की बात कर रहे हैं, V0 से V1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप 2 में जाएं, 3 में जाएं, वहां पे बच्चों मैंने बोला पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, और पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी तो वहां पे जो इंटेंसिटी आएगी वो इंटेंसिटी बहुत कम आएगी। मैंने पहले भी यहाँ पे लिखा भी, नीचे देखिए, V इज इक्वल टू 0, तो पीक ऑफ इंटेंसिटी इज वेरी हाई ड्यू टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। जब 0 रखेंगे तो पीक आपकी अच्छी आएगी, और जैसे पीक ऐसे आ गई बिल्कुल इंटेंसिटी की, फिर आगे जाएंगे तो पीक वो काफी कम होने लग जाएगी, बिल्कुल ऐसे ऐसे पीक खत्म हो जाएगी। इसलिए जनरली हम प्रेफर इसको करते हैं। बट क्या ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है। डेल्टा वी वाले केस में प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। इज दैट ओके गाइस? ये पॉइंट भूलना मत, याद रखना, ये पॉइंट पॉसिबल है। लेकिन हम प्रेफर इसलिए करते हैं इसको क्योंकि ऊपर वालों में इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है बच्चों। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा फंडामेंटल ट्रांजिशन वाइब्रेशन है, या फंडामेंटल जो ट्रांजिशन भी बोल देते हैं इसको, जो फंडामेंटल ट्रांजिशन या वाइब्रेशन जो ये है, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, जो बिल्कुल इनिशियल लेवल है वहां पे एनर्जी क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है, इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो पहली बात तो ये आ गई। जब हमने बात की V0 से V1 में जाने की बाद डेल्टा ई निकाल दी, ओमेगा ई माइनस 1 माइनस 2x ई, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है इंटेंसिटी इज वेरी वेरी हाई, यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत हाई रहेगी। फंडामेंटल वाइब्रेशन कर लीजिए, बल्कि यहाँ पे फंडामेंटल ट्रांजिशन की बजाय वाइब्रेशन। ठीक है, ये हो गया। जब V0 से 2 में जाना चाहें, जब देखो, लेकिन अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब 0 से 2 में जाओगे, क्योंकि हमने बोला प्लस माइनस 2, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ओवरटोन। तीन चीजें यूज करूंगा, फंडामेंटल वाइब्रेशनल लेवल, ठीक है, सेकंड फर्स्ट ओवरटोन। जब V 0 से 2 में जाएंगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, और मैं बता चुका हूं पहले अभी इंटेंसिटी इज लो एज कंपेयर टू फंडामेंटल ट्रांजिशन, या फंडामेंटल वाइब्रेशन हुआ है जो, तो फंडामेंटल ट्रांजिशन है उसके कंपेरेटिवली इसमें एनर्जी बहुत 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 कम है बेटा। अच्छा, फॉर्मूला को याद रखना, मेथड क्या है इसका? मेथड देखिए, यहाँ पे ये 2x कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 3x हो गया। ये आपको 1 माइनस 2x या 1 माइनस 3x, यहाँ 2 से 3 पे चले गए, और यहाँ 1 से 2 पे चले गए। ध्यान से देखिए, यहाँ 1 था, 1 से 2, यहाँ क्या था, 2 था, 2 से 3 पे चले गए, तो ये हो गया डेल्टा ई। वैसे आप आगे मूव कीजिए, देखिए ध्यान से, जब V0 से V3 में मूव करेंगे, पहले यहाँ पे क्या था, 2, 2 से कहाँ चले गए, 3 पे, 3 से कहाँ चले गए, 4 पे। तो यहाँ पे इसमें जाके तो इसको सेकंड ओवरटोन बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल लो हो जाती है, और उस इंटेंसिटी को कैन बी इग्नोर भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये पूछेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा कि सेकंड ओवरटोन में ट्रांजिशन कहां से कहां होती है, किस वाइब्रेशन लेवल से किस वाइब्रेशन लेवल पे। अगर V0 से 1 है, V0 से 1 में है, तो फंडामेंटल V1 से 2 0 से 2 है फर्स्ट ओवरटोन, V0 से 3 है सेकंड ओवरटोन, और इनमें पूछ लेंगे इसके लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, इसके लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, इसके लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या है। आपको अगर एक याद है बाकी बना सकते हो, एक पहले वाला याद होना चाहिए बस, ये आपको याद है, उसमें 1 1 ऐड करते जाओ। ये था 1 माइनस 2x, अगले वाले में क्या हो जाएगा, 2 में ओमेगा ई, यहाँ 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपको तीन चीजें पूछ सकती हैं, फंडामेंटल जो वाइब्रेशन लेवल है वहां पे डेल्टा ई की वैल्यू, फर्स्ट ओवरटोन पे
एनर्जी की वैल्यू, सेकंड ओवरटोन पे एनर्जी की वैल्यू, ठीक है बच्चों। और कहां से कहां ट्रांजिट, मैं आपको कह दूं कि ड्यूरिंग द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम या आईआर स्पेक्ट्रम बोल देते हैं इसको, आईआर स्पेक्ट्रम के दौरान इफ देयर इज सेकंड ओवरटोन, क्या है हमारे पास, v comes across second overtone, then transition takes place v 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, या उल्टा कह दें कि the transition takes place 0 to 2 level, v 0 to 2, तो कौन सा ओवरटोन है, फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, कौन सा बनेगा बच्चों 0 to 2 में, फर्स्ट First overtone. फर्स्ट ओवरटोन आएगा, इसमें सेकंड Yes, sir. ओवरटोन बनेगा, इसमें फंडामेंटल रहेगा, और डेल्टा ई का फॉर्मूला आपको पता लग ही रहा है क्या है बच्चों, समझ आ रहा है, सर हाँ जी सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा ये भी पूछ सकते हैं कौन से ओवरटोन में इंटेंसिटी नेग्लिजिबल होती है, मैं बता रहा हूं साथ साथ, थर्ड ओवरटोन तक जाते जाते एनर्जी क्या, ये इंटेंसिटी क्या कर दी हमने, नेग्लिजिबल। जैसे मान लिया पहले की ऐसी है तो लास्ट वाले की क्या पता बिल्कुल ऐसे आए, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, ओके बच्चों, यस हाँ सर, जी सर। समझ आ रहा है कि बेटा ऐसे ही ऐसे ऐसे हो रही है। नहीं सर आ समझ रहा आ है रही। देखो बेटा पढ़ना तो आपको दोबारा एक बार जरूर पड़ेगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर जरूर होना चाहिए कि सर हमें समझाना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इन पे क्या पूछेंगे हमसे, तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। बाकी एक दो बार जब पढ़ोगे तब तक बात नहीं बनेगी, वो तो एक दो बार आपको खुद पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार में समझ कुछ नहीं आता। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हॉट बैंड्स, हॉट बैंड्स के बारे में। हॉट देखो टेम्परेचर, हॉट मीन्स हाई, टेम्परेचर से रिलेटेड है ये भाई, ये चीज टेम्परेचर से रिलेटेड है। हॉट बैंड, हॉट डॉग याद तो नहीं आ रहा किसी को, नहीं हॉट डॉग याद नहीं आ रहा, हॉट बैंड्स। चलिए इनिशियली कहता है जो हमारे पास पॉपुलेशन लो है, कहता है स्टार्टिंग में V1 to 2 में, बेटा अभी मैंने बताया V0 पे पॉपुलेशन हाई होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, हाई, मैक्सिमम मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेंगे। जब V1 से 2 की बात करते हैं, जी V1 से 2 में कहता है जैसे 0 से 1 पे इजीली हो जाता है, V0 to 1 हम इजीली प्रेफर करते हैं, तो हम 1 to 2 इजीली प्रेफर क्यों नहीं करते हैं बच्चों, यहाँ पे पॉपुलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, पॉपुलेशन लो है तो वहाँ पे इंटेंसिटी भी कम होती है। तो इनिशियली जब हमारे V1 एंड V2 की बात कर रहे हैं, 1 में और 2 में स्टार्टिंग में, हमारे पास क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में V1 में है कोई मॉलिक्यूल, V2 में है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ये क्यों होगी, ये बात सुनिए। वैसे तो V1 में और V2 में आपके पास, हमने पहले पीछे अभी अभी पढ़ा भाई, सेकंड ओवरटोन से थर्ड ओवरटोन में जब जाते हैं वहां पे इंटेंसिटी नेग्लिजिबल हो जाती है। बट अब आगे ये कह रहा है कि सर V1 से V2 में जाते हैं, इसमें भी इंटेंसिटी अच्छी आ सकती है, लेकिन कब, जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें। क्यों, टेम्परेचर क्या करेगा, जो V0 पे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल थे प्रेजेंट थे, उनको कहां पहुंचा देगा, कहां पहुंचा देगा V0 से सर 1 थी। V1 में, और 1 में मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तो अब आप कह सकते हो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। ये पॉइंट समझ आया बच्चे, कहता है अगर वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, वैसे तो कहता है इनिशियली स्टार्टिंग में V1 एंड V2 इन दोनों में ही, जो हमने बात की पीछे V1 2 3 में, इनमें पॉपुलेशन क्या होती है, लो होती है, इसलिए इंटेंसिटी भी लो होती है। लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करता हूं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज इन V इक्वल टू 1, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। क्या पॉइंट क्लियर है सबको, यस सर सर। क्यों होगी ये नहीं समझ आया। दोबारा सुन लो बेटा, दोबारा सुन लो। देखो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, हमने पीछे पॉपुलेशन, क्या था, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे। और जो आपने टेम्परेचर दिया वो अपना स्टार्टिंग का वाइब्रेशन उनमें ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो नेक्स्ट आपके वाइब्रेशन लेवल पे चले जाएंगे पार्टिकल। हो गया सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊं तुम्हें, एक्चुअल में लेवल होते ही नहीं है, आप सोच सोच के बड़े सरप्राइज हो गए, सर लेवल होते ही नहीं है सर, हमें बेवकूफ बना रहे हैं बुक वाले। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए सारे के सारे मॉलिक्यूल, एक फ्रीक्वेंसी है स्टार्टिंग में 10 हर्ट्ज पे, इस पे सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब उसने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वो वाइब्रेट होने स्टार्ट हुए, पर सेकंड में वाइब्रेशन बढ़ा, अब उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज। अब उसने बोल दिया भाई ये नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट लेवल पे चले गए, 30 हर्ट्ज हुआ नेक्स्ट लेवल पे चले गए, 40 हर्ट्ज हुआ नेक्स्ट लेवल पे चले गए। भाई है तो वहीं पे वो, एक्चुअल में उनका
क्या बढ़ गया, लेवल बढ़ गया, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है एक्चुअल में, और इसलिए उसको E0, E1, E2 ऐसे शो कर रहे हम। क्योंकि देखिए अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, E क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, एक मिनट, सॉरी, E इज इक्वल टू एच न्यू। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन पर सेकंड बढ़ेगा, और कोलिजन पर सेकंड जितना ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो क्या वैल्यू हुई, ई ज्यादा हो जाएगी। तो एक्चुअल में है कुछ नहीं, बस एनर्जी बढ़ा रहे हैं, और उसने इस एनर्जी को लेवल सेट कर दिया, भाई यहां से यहां तक एनर्जी है तो उसको मैंने फर्स्ट एनर्जी लेवल मान लिया, यहां से यहां तक बढ़ जाएगी, सेकंड एनर्जी लेवल मान लिया, यहां से यहां तक थर्ड एनर्जी लेवल मान लिया। एक्चुअल में ये हो रहा है, बट वही बात है, हम जैसा ग्राफिकली पढ़ेंगे वो उसको रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाता, उसको लेवल में डिवाइड कर लेते हैं, बस इतना सा फायदा मिल जाता हमें। क्लियर बेटा पॉइंट ये? इज दैट ओके गाइस? Yes, sir. ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? V0 की बजाय V1 में और V2 में इंटेंसिटी ज्यादा क्यों होती है? क्यों? टेम्परेचर बढ़ाया, पॉपुलेशन वैल्यू इंक्रीज होगी वहां पे, और पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगी तो वहां पे इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। इज दैट ओके? नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो मैं बोल रहा था, पीछे भी हमने किया था फॉर्मूला, E2 माइनस E1, V की वैल्यू हमने ये E की वैल्यू 2 पुट की और यहाँ पे 1 पुट की, क्योंकि जब हम 1 से 2 में जाएंगे वी विल मूव 1 to 2, जब 1 से 2 में मूव करना चाहते हैं फॉर्मूला तो वही रहेगा ना भाई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम। देखिए ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट की V1 से V2 में जाते हुए, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, ओमेगा E1 माइनस 4xe। वैसे पहले भी हमने निकाला था अभी फॉर्मूला कुछ इस टाइप का, डेल्टा E, 4 की जगह पे हाँ यहाँ पे ये था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा E इज इक्वल टू दिस। वो लेकिन क्या था, वो था 0 to 0 से E1 0 से था वो, लेकिन ये क्या 1 to 2 है। वो हमने पहले क्या किया, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, हम ऐसे कर रहे थे पहले 0 से, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम 1 to 2 ऐसे कर रहे हैं। इज दैट ओके? अब आप समझ गए होंगे मैंने डेल्टा V को +-1, +-2, +-3 क्यों लिखा है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उनकी वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग लेवल पे इंटेंसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो सकती है। और जो पीक होती है, पीक ऑफ हॉट बैंड, जब अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी बढ़ेगी भाई। जहां पे ये देखिए, ये फंडामेंटल लेवल था, ये वाला ये फंडामेंटल लेवल था, फिर जब 0 से 1 में जा रहे थे तो दिस वाज योर फंडामेंटल लेवल। यहाँ पे पॉपुलेशन वैल्यू बहुत ज्यादा थी, मींस पॉपुलेशन मॉलिक्यूल ज्यादा थे, इंटेंसिटी ज्यादा थी। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा के इस वाले में भी पॉपुलेशन वैल्यू बहुत ज्यादा कर ली, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बोला अब इसकी इंटेंसिटी जो आएगी, ये वाली इंटेंसिटी और ये वाली इंटेंसिटी नियर बाई सेम होगी। ऑब्वियस सी बात तो होगी भाई, आपने टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर लिया, वहां पे पॉपुलेशन वैल्यू इक्वल कर ली ऑलमोस्ट। समझ गए ना बेटा बात ये? इज दैट ओके गाइस? जी सर, हाँ जी। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है वाइब्रेटिंग रोटेटर। डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं जनरली ये वाइब्रेटिंग, डायटोमिक रोटेटर भी लिखा होता है किसी किसी जगह, कुछ टीचर डायटोमिक बोलते हैं इसको, कुछ सिंपली वाइब्रेटिंग रोटेटर, में इसको डायरेक्ट वाइब्रेटिंग रोटेटर बोलता हूं। मींस अब देखो वाइब्रेटिंग रोटेटर मींस कहने की बात, यहाँ पे वाइब्रेशन की भी बात होगी और बच्चों रोटेशन की भी बात होगी। वाइब्रेशन एज वेल एज रोटेशन दोनों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, दोनों की एनर्जी ऐड कर दो भाई, ये वाइब्रेशन की, ये रोटेशन की। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, ये तो वाइब्रेशन की वैल्यू रही, ये रही एनर्जी की, ये रही वैल्यू, दिस इज योर वैल्यू। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये भी लिख लो साथ में, ये किसकी बात कर रहा हूं, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। क्योंकि हार्मोनिक के लिए वैल्यू क्या थी, सिंपल ये थी, उसमें तो एनर्जी, ये जो पूरी वैल्यू ये वाली, ये किसमें थी, एनहार्मोनिक के लिए, ये वाइब्रेशनल, ये रोटेशनल। पीछे भी किया था हमने, ये डिस्टोर्स, ये क्या था, सेंट्रीफ्यूगेशन को, सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट था। लेकिन बच्चों आप ये रखना, आपको कुछ टीचर इसको यूज ही नहीं करते, इसको कुछ टीचर यूज ही नहीं करते, दिखाते ही नहीं इस फॉर्मूले को, सिर्फ इसको ये दिखाते हैं टीचर। अगर आप देखेंगे V+1/2 ये वाला एज इट इज पूरा प्लस BJ+1, सिर्फ ये दिखाते हैं। क्यों, इसका रीजन बताता हूं। जो D की वैल्यू होती है बच्चों, ये D की जो वैल्यू होती है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, D इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू J, ये B, सॉरी B, ये B के कंपैरिजन में D की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए वो इस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं और ये फॉर्मूला आपको लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये मत सोचना
कि डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे क्यों लिख दिया। आप ये वाला बेसिक मत करना, डायरेक्ट कर लेना। ये वाइब्रेशनल की वैल्यू और ये रोटेशन में पढ़ा था बी जे इंटू जे प्लस वन, ये याद है, बी इंटू जे प्लस वन। ये किसके लिए पढ़ा था हमने, रोटेशन के लिए पढ़ा था। और ये वाला तो अभी अभी किया है, इसके लिए वाइब्रेशन वाले के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कंफ्यूज मत होना। कुछ जगह ये लिखा होता है, कुछ जगह नहीं लिखा होता, तो ये नहीं लिखा हो या लिखा हो उससे कंफ्यूज मत होना। इसको बाद में ओवरऑल हम नेग्लेक्ट ही करते हैं। इज दैट ओके गाइस? सर ठीक है, कंफ्यूजन सी हो गई यहाँ पे। देखो बेटा दोबारा बता देता हूँ, क्यों टेंशन ले रही हूँ। देखो हमने टोटल एनर्जी निकालनी है, एक तो होगी वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशन क्या थी, 1/2 वी ओमेगा ई, ठीक है, ये वाली थी, माइनस वी प्लस 1/2 इसका स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। एंड हार्मोनिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नहीं दी तो 1 लेनी है, अदरवाइज दी होगी आपको। ये कौन सी वैल्यू होगी एनर्जी की, वाइब्रेशन के लिए। सिंपल रोटेशन की डायरेक्ट यूज कर लो, ये तो याद रहेगा ना, रोटेशन में ये क्या था, जे इंटू जे प्लस वन, ये तो याद है ना। हाँ जी बस सर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, ये तो यूज किया हमने, देखो ये यूज किया, बस ये याद रख लो डायरेक्ट, इसकी जरूरत नहीं है, ये वाला बीच वाला हटा देना, इसको हटा देना। तो आपके पास ये किसकी एनर्जी बचे, वाइब्रेशन वाले की, ये एनर्जी किसकी है, रोटेशन वाली। ये समझ गए बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, दोनों को ऐड किया हमने, दोनों की एनर्जी को। अब समझिए ध्यान से। पहली बात तो रोटेशन में डेल्टा जे क्या होता है, प्लस माइनस वन, ये बता चुका हूं। डेल्टा वी क्या रहेगा, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री। हाँ अगर बोल दे स्पेशल सिलेक्शन रूल बताइए, फिर इसको प्लस माइनस वन ही रखना है, फिर इसको प्लस माइनस वन ही रखना, ठीक है। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, यहाँ पे दो चीज होगी, यहाँ पे एक तो होगा वाइब्रेशन और एक होगा रोटेशन। एक वाइब्रेशन, एक रोटेशन। अब ध्यान से सुन लेना बेटा एक बार, इसको दोबारा साइड में ग्राफ बना रहा हूं ताकि आपको समझ अच्छे से आए। ये हमारे पास है ग्राफ कुछ इस टाइप से, चाहे 10 मिनट हमें एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास है वैल्यू, ये वैल्यू जो हमारे पास है ये डार्क से दिखा दी मैंने, v इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ई नोट होगी जिसको हम 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। मान लीजिए ये आपकी v की वैल्यू, v इज इक्वल टू 1। अब मैं जो रेड से दिखा रहा हूँ, ये जो रेड से दिखा रहा हूँ, ये तो हो गया हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल 0 और 1, ठीक है। अब जो ये दिखा रहा हूँ ये वाला, जैसे ये 1 2 3 4, ये वाइब्रेशन के साथ कौन से हैं, रोटेशनल। कौन से बेटा, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल, जिनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, जे से। जी सर। ऐसे इसमें ये ऐसे ऐसे इसमें भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी। ये वाला रेड वाले क्या है बेटा, रोटेशनल, और डार्क डार्क वाला क्या शो कर रहा हूं मैं, वाइब्रेशनल। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये ग्राफ ऐसे क्यों शो किया है। ये वाला जैसे ये हो गया, ये एक मान लिया मैंने, ये वाला एक पहला, दिस इज किसके लिए, वाइब्रेशनल के लिए, ये वाइब्रेशन के लिए। जो बाकी लाइन किसके लिए बेटा, इसको शो कैसे किया, देखो इनको मैं जे से शो कर देता हूं, इनको मैं जे डबल डैश से शो कर देता हूं। इज दैट ओके? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है। वाइब्रेशन में क्या होगा, कौन सी वाइब्रेशन में, आपको मैं पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में बता चुका था, ये वाला आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे वाइब्रेशनल में, और रोटेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, माइक्रोवेव वाला। ये पॉइंट हमें पहले से पता है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है आईआर में वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी इन माइक्रोवेव। ये फ्रीक्वेंसी जो होती है आईआर में वो क्या रहती है, ज्यादा। ये फ्रीक्वेंसी की बात हम पहले कर चुके हैं, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ये पॉइंट, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा वी आपका 0 है, देखिए डेल्टा वी की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, ये पॉइंट, इस पे क्वेश्चन बनेगा बेटा, इस पे क्वेश्चन बनेगा, मैं बता रहा हूं पहले समझो। कहता है क्या डेल्टा वी हम 0 ले लें, अगर डेल्टा वी 0, मोलिक्यूल इज इट्स लेवल रोटेशन टेक्स प्लेस, और डेल्टा ये आपको ऐसे लिखा मिलेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हो गया, तो मीन्स यहाँ पे रोटेशन तो है, ये डेल्टा जे रोटेशन के लिए शो होता है, रोटेशन तो यहाँ पे है, बट क्या नहीं है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन Vibration. नहीं है। तो वो बोल देते हैं कई बार, इफ ओनली रोटेशन टेक्स प्लेस, नो वाइब्रेशन, या नो वाइब्रेशन ओनली रोटेशन टेक्स प्लेस, देन क्या वैल्यू होगी। तो आपको ये वैल्यू लिख देते हैं, कैसे, आपको चार ऑप्शन दे देंगे ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे आपको चार ऑप्शन दे देंगे। मान लीजिए वो आपको बोलेंगे इफ इन वाइब्रेशनल रोटेटर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है एक,
वाइब्रेशनल रोटेटर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वहां पे आपके पास ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू 0 या डेल्टा J इज इक्वल टू +-1, ये बोल दें तो बताइए क्या होगा उसमें, रोटेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, या बोल देंगे ओनली वाइब्रेशन, खुद बोल देंगे ओनली वाइब्रेशन और नो रोटेशन। तो बताइए ऑप्शन ये होगा डेल्टा V इज इक्वल टू +-1, डेल्टा J इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन डेल्टा V इज इक्वल टू 0, डेल्टा J इज इक्वल टू +-1, या दोनों ही 0 है, डेल्टा J भी 0 है, डेल्टा V भी 0 है, या दोनों ही +-1 है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी दे देंगे। तो ये पॉइंट क्लियर है, समझ गए, इसका आंसर कर देंगे आप। हाँ जी सर। सर अगर हमारे पास वाइब्रेशन लेवल तो हो तो फिर रोटेशनल होगा ही होगा। देखो अब इसका भी आंसर करता हूं आपको मैं, देखिए ध्यान से विद प्रूफ बताता हूं आपको। ये पहला बता दिया मैंने आपको, ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा एज इट इज। देखो बच्चे ये था, अब कहता है बट अगर डेल्टा J 0 हो जाए, डेल्टा V इज +1 इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, अब इसको सुनिए ध्यान से। देखो ये मान लीजिए एक कोई भी, मैं कहता हूं एक एनर्जी लेवल आ रहा है V, ये आ रहा है 50 हर्ट्ज पे, 50 हर्ट्ज पे, ठीक है, ये एनर्जी लेवल आ रहा कोई भी, हम ऐसे इसको मेंशन कर लेते हैं, और इससे ऊपर आता है 100 हर्ट्ज, मान लीजिए 100 हर्ट्ज इससे ऊपर आता है। अब कोई कह दे भाई आपकी फ्रीक्वेंसी, सोचने वाली बात है, कोई कह दे 100 हर्ट्ज इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, बट उसके अंदर ना 50 नहीं आ रहा, आप मान लोगे? क्या ऐसा कंसीडर कर सकते हैं हम? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अगर ये उन्होंने मेंशन कर दिया, ये तो इसके अंदर अपने आप ही आ गया, तो वो कह रहा है बट इसमें कह रहा है डेल्टा V 0 हो सकता है, लेकिन डेल्टा J को मैं 0 कर दूं और डेल्टा V में बोलूं +-1 आ गया, ये पॉसिबल नहीं होगा भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी वजह से भी। क्यों? क्योंकि वैसे हम पहले बोल चुके हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ IR, डेल्टा V का देखो डेल्टा V ग्रेटर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे IR काम कर रहा है IR, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा, और इसकी फ्रीक्वेंसी रोटेशन वाले क्या होती है कम, तो ये तो कम वाला तो इसके अंदर वैसे ही आ जाएगा। इज दैट ओके गाइस? हाँ जी सर। तो उसकी वैल्यू 0 कैसे कहते हैं, मैं थोड़ा बोलूंगा 50 हर्ट्ज है ही नहीं यहाँ पे, तो भाई कुछ तो वैल्यू है ना, डेल्टा J को मैं 0 तो नहीं लिख सकता। इज दैट ओके? हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों को किसी और को समझ में ना आए तो बोल देना बेटा उसी टाइम, इसलिए मैंने पहले लिख दिया फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट अब मैं बात कर रहा हूं ब्रांच की बात कर रहा हूं। देखिए अब ब्रांचिंग क्या होती है, ब्रांचिंग इन जो हमारे पास एनहार्मोनिक ऑसिलेटर उसमें कुछ ब्रांचेस की बात होती है। वो ब्रांच के बस 5-7 मिनट का रह गया, बहुत इजी से रह गया, कोई टफ भी नहीं है। अब इसको बट एक बार बच्चों घर जाके जरूर पढ़ना सिंसियरली। देखो मैं कुछ बात कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, सॉरी मैंने गलत ले लिया ये। देखो इसको थोड़ा समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूँ। ये मैंने बोला था यहाँ पे अलग अलग रोटेशनल एनर्जी लेवल है, डेल्टा J हो रहा ना, पहला रोटेशनल एनर्जी लेवल J0 है, J1 है, ठीक है, J2 है, J3 है, ऐसे। तो ऊपर भी ऐसे ही है, या J4 भी ले लेता हूँ चलिए, J4 है, वैसे ही ऊपर ऐसे लेवल अलग मैंने बनाए थे, ऊपर भी 1 2 3 4 ऐसे ही, ठीक है, ये हो गए। अब ध्यान से देखो डेल्टा J का -2 होने का मतलब क्या, -2 का मतलब क्या है बच्चे, -1 क्या होगा, 0 क्या होगा, 1 क्या होगा, 2 क्या होगा। अब अगर ये यहां से 0 से स्टार्ट हो, 0 से, और कहा जाए इसके 1 में, इससे 0 से स्टार्ट हो और इसके 1 में जाए, 1 से स्टार्ट हो तो इसके 2 में जाए, 3 से स्टार्ट हो तो इसके 4 में जाए, उसको बोलेंगे डेल्टा J इज इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट, डेल्टा J इज इक्वल टू 1 बोलेंगे उसको, डेल्टा J इज इक्वल टू 1। अब यहाँ के 1 से स्टार्ट हो और इसके किस में जाए, थर्ड में चला जाए, यहाँ 2 से स्टार्ट हो अगले वाले के 4 में चला जाए, यहाँ से 3 में स्टार्ट हो नेक्स्ट वाले के 5 में चला जाए, तो कितना डिफरेंस है 2 का, तो क्या बोलेंगे डेल्टा J 2। और 1 से जाए तो 1 में, यहाँ 1 इसका 0 इसके 0 में जाकर रुके, इसका 1 इसके 1 में जाकर रुके, इसका 2 इसके 2, कोई डिफरेंस नहीं है, तो डेल्टा J क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है बेटा पॉइंट ये? हाँ जी सर। अच्छा उल्टा हो, यहां से 1 में स्टार्ट हो और दूसरे वाले के जाके 0 में रुक जाए,
एक कम हो गया उल्टा, यहां से 2 में स्टार्ट हो, अगले वाले के 1 में जाके रुक जाए, तो उसको बोलेंगे -1। क्या बोलेंगे उसको? -1। यहां नीचे वाले से स्टार्ट हुआ 3 से और ऊपर वाले में जाकर रुक गया 1 में, तो कितना नीचे गया, कितना डिफरेंस हुआ? -2, तो इसको बोलेंगे -2। इनको बोलते हैं OPQRS, ये याद रखना। O मीन्स ये -2, -1, 0, 1, 2, OPQRS। O ब्रांच में क्या होगा, P में क्या होगा, Q में क्या होगा, R में क्या होगा, S में क्या होगा। समझ गए क्या होता है ये? हाँ जी सर। ठीक है, इजी था, कोई टफ तो नहीं है? नेक्स्ट पे ठीक है चलते सर। हैं। ठीक है आगे चलते हैं। छोटा सा टॉपिक रहेगा लास्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, देखिए एक मॉलिक्यूल या एटम 3 टाइप से मूव करता है, XYZ के लोग सबको पता है, तो इसलिए इसको लिखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कह दो या नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड भी कह देते हैं कई बार इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन वाइब्रेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम या नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड भी इसको बोल दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इसमें क्या है पॉइंट, इसको ध्यान से समझिए। फॉर एन एटम या मॉलिक्यूल जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n, क्योंकि XYZ के लोगों मूवमेंट, फिजिक्स वाला पॉइंट भी आपको याद होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें भी निकालते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही हो गया। अब ये मॉलिक्यूल 2 टाइप से होता है, एक तो लीनियर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन लीनियर। देखो यहाँ पे एक तो मैं निकालूंगा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल। वैसे आपका यूज इसका है, वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं हम तो इसको ज्यादा पूछेंगे इसमें, बट मैं ये भी बता देता हूँ, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, तीनों चीज बता देता हूँ। लीनियर में क्या होगा, लीनियर में ट्रांसलेशनल होता है 3 और रोटेशनल होता है 2। ट्रांसलेशनल 3 टेबल याद रखना, रोटेशनल 2 और 3n-5, n मीन नंबर ऑफ एटम, 3n-5 ये आएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नॉन लीनियर में ये दोनों सेम होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल। अच्छा इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये 3n था, टोटल कितना है 3n, उसमें से 3 हो गया ट्रांसलेशनल, 2 हो गया रोटेशनल, तो 3 + 2 5 इसमें से माइनस कर दिया, ये बच गया वाइब्रेशनल। अब ये देखिए 3 ये है 3 ये है, कितना 6 ट्रांसलेशनल है, 3 ये वाला 3 दोनों क्या हो गए 6 आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, टोटल कितना था 3n-6, ये क्या आ जाएगा आपके पास वाइब्रेशनल। इज दैट ओके गाइस, क्लियर है पॉइंट ये? अच्छा वैसे एक 2 चीजें और भी पूछी जा सकती है, वो ये रही, स्ट्रेचिंग मोड पूछ ले, स्ट्रेचिंग मोड इज इक्वल टू n-1 होता है बच्चों, स्ट्रेचिंग मोड पूछ ले और बेंडिंग मोड पूछ ले। लीनियर के लिए फॉर्मूला 2n-4 और नॉन लीनियर के फॉर्मूला है 2n-5। 2n-4 ये किसके लिए, बेंडिंग मोड, और ये होता है स्ट्रेचिंग मोड। n-1 ये भी कई बार पूछ लिया था, वैसे चांसेस रेयर है, फिर भी आप देख लो बाई चांस अगर मूड अच्छा हुआ एग्जामिनर का पेपर डालते हुए तो क्या पता डाल दे। ठीक है, स्ट्रेचिंग मोड n-1, बेंडिंग मोड ये वाला। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूं इसके, जैसे CO2 है, कार्बन में इसमें 2 एटम ये है ऑक्सीजन को और 1 एटम ये, टोटल एटम कितने हैं, n की वैल्यू क्या है 3, तो आपके पास क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलेंगी 3 × 3 9। ये पॉइंट क्लियर है आपको, ये फिक्स है, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है CO2, एक लीनियर है, तो लीनियर के लिए ट्रांसलेशन मैंने अभी भी बताया था ऊपर कितना होता है, ट्रांसलेशन कितना होता है 3, रोटेशनल कितना होता है 2। 2, तो बाकी 3n में से 5 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 4, आपका क्या रहेगा 4 विल बी योर वाइब्रेशनल 3n सर ये माइनस। 9 बता दो सर, 9 कैसे आया? देखो बेटा ये 2 एटम ऑक्सीजन के हैं और 1 एटम कार्बन का, n होता है नंबर ऑफ एटम, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन का, तो 3n, n की वैल्यू क्या होगी 3, 3 × 3 क्या होगा बेटा 9। इज दैट ओके? ट्रांसलेशनल फिक्स है, रोटेशनल फिक्स है, 3n- ये दोनों 5 माइनस कर दो 3n में से, 3 × 3 9 -5 4 क्या आ गया आपके वाइब्रेशनल। और मैं बता चुका हूं n-1 करेंगे, n-1 n की वैल्यू क्या है 3, 3 - 1 2 क्या हो जाएगा स्ट्रेचिंग मोड। और बेंडिंग मोड की बात करेंगे तो बेंडिंग मोड में कैसा लीनियर, तो 2n-4 का फॉर्मूला लगाएंगे 2n-4, ठीक है 2n-4 लगाएंगे वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली इसके लिए है ये वाला, लेकिन इसको नॉन लीनियर में आएगा, ये नॉन लीनियर में काउंट करेंगे। ये वाला जो हो गया, ये जो CH3 6H4 मान लीजिए, ये दोनों भी आपके पास प्लेनर होते हैं, लेकिन
लीनियर नहीं होते, ये भी नॉन लीनियर है। देखो C6H6 लिखा मैंने, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए एटम 12, ये आ गई n की वैल्यू 3 इंटू n, 3 इंटू 12 36, क्या आ गए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उनमें से 3 फिक्स है, कौन है ट्रांसलेशनल, 3 क्या है रोटेशनल, तो 3n-6, 3n-6 ये करेंगे 3n, n कितना है यहाँ पे 12 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 30, 30 क्या आ गया आपके पास वाइब्रेशनल, क्या आ गया बच्चे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये पता ही हमें, ये फिक्स है दोनों के लिए n-1, ये निकाल देंगे एज इट इज। और नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर के लिए बेंडिंग मोड क्या रहेगा 2n-5, 2n-5। ठीक है बच्चे, क्लियर पॉइंट ये। हाँ जी सर। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे बोलिए। सर जो ब्रांचेस की थी हमने, इन ब्रांचेस इन हार्मोनिक जो डेल्टा जे आंदा वो -2 कदों आऊगा मतलब? बच्चे देखो, अब ये स्टार्ट यहाँ से लोअर वाले से स्टार्ट किससे होगा हाई से, मान लीजिए 3 से स्टार्ट हुआ, ये नीचे वाले के फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड से स्टार्ट हुआ और ऊपर जाके किस में रुका 2 नीचे 1 में, हाँ ठीक है, तो उसको -2 बोलेंगे। ठीक है बच्चे, ओके सर, इज थैंक दैट यू। ओके, क्लियर पॉइंट ये। यस सर। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, आई होप समझ में आया होगा, बट एक दो बार बच्चे खुद जरूर पढ़ना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। बाकी इसकी जो PDF है और रिकॉर्डिंग है वो मैं अभी डाल दूंगा। अरुण जी क्लास में है, अरुण जी सर जी। आपकी PDF मैंने कल भी डाल दी थी, साथ में जो टॉपिक थे आज भी एज इट इज PDF साथ में डाल रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर के साथ, ठीक है ना। हाँ जी। मनप्रीत समझ में आया बच्चे? मनप्रीत तो है नहीं, सॉरी जसवीर। सर वो कोई इशू नहीं, जैसे आप क्लास चाहे उसमें लगा लो पावर पॉइंट में, तो पावर पॉइंट में जब जाके सेव एज PDF करके वो वाली PDF चाहे भेज दिया करो, कोई इशू नहीं है वो तो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है ना, आप जैसे मर्जी करवाओ, बस वो जो करवाते हो ना बोर्ड वाला जो काम जैसे, हाँ वो आपको चाहिए होता है मेनली, वो चाहिए होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है, इनको पढ़ना स्टडी करना और अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना। इज दैट ओके गाइस? यस सर। ओके बाय। बोल रहे थे रोटेशनल वाले के क्वेश्चन बेटा ऐसा है ना, मैं सुनो एक काम करता हूँ, मैं ये 4-5 लेक्चर में पहले पूरा कर देता हूँ स्पेक्ट्रो वाला, फिर इस पे मिक्स क्वेश्चन 40-50-60 क्वेश्चन इकट्ठे करा दूंगा मैं सभी पे, ठीक है ना। चलो बाय बच्चों, टेक केयर। ओके सर।